हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्निकल क्लास। हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जो कि कौन सा चल रहा है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट चल रहा है। ठीक है, आज ये इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी लेक्चर होगा। कल से हम अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं। ठीक है, बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक दो डिस्कस किए हैं तो हम बस इतना ही करेंगे, हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहना। अभी इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। जो टॉपिक आता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कब कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चा? जब गैल्वेनोमीटर के साथ एक रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस क्या है R, उसको किस में लगा दे? पैरेलल में लगा दे। किस में लगा दे? पैरेलल में लगा दे। इसको क्या बोलेंगे? शंट बोल देते हैं। जब हम पैरेलल में लगा देते हैं तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये किसका काम करेगा? फिर कैसे बिहेव करेगा? एमीटर की तरह बिहेव करेगा। और एक आइडियल जो एमीटर होता है ना, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। अब इसी गैल्वेनोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो क्या करेंगे बेटा जी? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या लगा देंगे? एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये कैसे बिहेव करेगा? बच्चा? ये वोल्टमीटर की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? ये वोल्टमीटर की तरह बिहेव करेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करने पर वो किसका रूप ले लेता है? वोल्टमीटर का रूप ले लेता है। और इसका आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। कितना होता है बेटा? इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है? एक वायर है, वायर में से क्या जा रहा है? करंट पास हो रहा है। एक वायर है जो क्या है? आपकी कंडक्टर है। कंडक्टर से क्या पास हो रहा है? आपका करंट पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है। तो करंट पास होगा तो उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? R। कितने टाइम में? T टाइम में ही करंट क्या करेगा? इस वायर से फ्लो कर जाएगा। अब देखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहती है कि किसी, तो ये हमारा क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? हीट एनर्जी क्या होती है आपकी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I² R और T। T यहाँ पे टाइम है, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है और I क्या है? आपका करंट है। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। ठीक है, ये छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक है, तो हम इनके फॉर्मूले देखेंगे और इनकी टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ना, इनके 3 फॉर्मूले हैं। जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है इसके कितने फॉर्मूले हैं? 3 फॉर्मूले।
ठीक है, देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ से अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू। ठीक है, इतना ठीक है, चलो ठीक है। फिर हमारा सेकंड फॉर्मूला एक और होता है, करंट क्या होता है हमारे पास, चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम। तो Q क्या आ जाएगा बेटा, I इंटू टी। Q क्या आ जाएगा हमारे पास, I इंटू टी। क्लियर है इतना। ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो हम ओम्स लॉ का अप्लाई करेंगे यहाँ पे, फिर देखेंगे क्या चेंज होता है। अब जब ये हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 होगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर टी। अब देखो इसमें से अगर मैं एक आई बाहर ले लूँ, उसके साथ आर एडजस्ट कर दूँ, आई स्क्वायर है ना, एक आई इधर ले लूँ, इसके साथ टी ले लूँ, तो जो आई आर है वो क्या बन गया, वी बन गया। आई आर ओम्स लॉ से किसके इक्वल होता है, वी के इक्वल होता है, वी आई और टी। ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, क्या किया बेटा हमने, इसमें आई स्क्वायर था ना, इसमें आई इसको ब्रेक कर लिया, आई और आई क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। एक आई तो आर के साथ लिख लिया और एक आई टी के साथ लिख लिया। आई आर ओम्स लॉ से किसके इक्वल होते हैं, वी के इक्वल होता है। तो आई आर की जगह हमने क्या लिखा, वी लिखा। क्या लिखा बेटा, वी। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। अब इधर देखो, आई इंटू टी किसके इक्वल है, आई इंटू टी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो एक क्या बन जाएगा, वी इंटू क्यू। क्या बन जाएगा, वी इंटू क्यू। अब जो ये वी आई टी है, इसमें जो ये आई है ना, आई, इसमें हम फिर से ओम्स लॉ का अप्लाई करके आई की जगह पे क्या रख दे, वी अपॉन आर कर दे। तो v एज इट इज, आई की जगह v अपॉन आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, ये आप ना करो तो मेन फॉर्मूले में नहीं आता, एक और फॉर्मूला है वो आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, v स्क्वायर t अपॉन आर, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब ओम्स लॉ से v किसके इक्वल होता है, i इंटू आर के इक्वल होता है, जो कि ये है। तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। अब एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये तो हमारा ऊपर था ही, जो कि हमारा मेन हीट एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो, और एक ये। तो ये तीन फॉर्मूले जो हीट के हैं, तो इन पे क्या आता है, न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, और सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना। क्यों, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, आपका चार्ज सेम होता है, ठीक है, और पैरेलल में क्या सेम होते हैं, आपकी वोल्टेज सेम होती है। वैसे तो आपको देखना पड़ेगा कि तीनों फॉर्मूले में क्या है आपका, तीनों फॉर्मूले में क्या है बच्चा आपका, जो भी गिवन है। जैसे किसी न्यूमेरिकल में आपसे क्या दे दिया, क्या दे दिया कि आपको वोल्टेज दे दी, रेजिस्टेंस दे दिया और करंट दे दिया, तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। किसी में आपको करंट दे दिया, आर दे दिया और टी दे दिया, वी नहीं दिया, तो वी नहीं दिया तो आप ये यूज़ करोगे। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, हीट का, हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर। क्लियर है। बस क्या आपको याद रखना है कि जो हीट एनर्जी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, आई स्क्वायर आर टी के प्रोपोर्शनल होती है। जब डायरेक्टली का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट, जो कि किसके इक्वल होता है इस मीडियम में, 1 के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला ये बन गया। फिर हमने ओम्स लॉ का यूज़ किया है, वो क्या होता है कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार V की वैल्यू रखेंगे, V की जगह पे आई आर रखेंगे। एक बार I किसके इक्वल हो जाएगा, ओम्स लॉ से I किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, V बाई आर के इक्वल हो जाएगा, तो V बाई आर रखेंगे। तो दो फॉर्मूले इसी से ही बन गए, है ना, दो फॉर्मूले आपके इसी से ही बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फिर ये आपके तीनों फॉर्मूले हो जाएंगे। क्लियर है इतना?
क्लियर है बच्चा? आगे करो इलेक्ट्रिक पावर, इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम, ठीक है। अभी थ्योरी पार्ट आज हम खत्म कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, फिर मिक्स न्यूमेरिकल करेंगे, पावर के भी न्यूमेरिकल और इसके भी न्यूमेरिकल। जो आपकी पावर होती है ना बेटा, फिजिक्स में पावर ये नहीं होती कि आपने क्या उठा लिया आपने। फिजिक्स में जो पावर होती है उसका मीनिंग होता है कोई किसी काम को कितनी जल्दी करता है, कोई किसी काम को कितनी जल्दी करता है, वही उसकी क्या होती है, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको क्या कहते हैं हम, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पावर कहते हैं, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V इंटू आई, क्या होता है बेटा जी, V इंटू आई होता है। अब पावर के भी 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम ओम्स लॉ V की जगह पे क्या लिख दूँ, ओम्स लॉ से V क्या होता है, IR के इक्वल होता है ना बच्चा, तो इस V की जगह पे मैं क्या कर दूँ, IR पुट कर दूँ, है ना। इस V की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, IR पुट कर दिया, एक I और भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका I स्क्वायर R, क्या हो जाएगा I स्क्वायर R। और यहाँ पे मैं I की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, फिर से P इज इक्वल टू वी आई है ना, तो P इज इक्वल टू वी एज इट इज, I की जगह क्या पुट कर सकती हूँ मैं, I किसके इक्वल हो जाएगा ओम्स लॉ से, V बाई R के इक्वल हो जाएगा, V अपॉन R। तो क्या फॉर्मूला बन गया बच्चा, V स्क्वायर अपॉन R। सेम ये आप पैरेलल में यूज कर सकते हो, ये आप सीरीज में यूज कर सकते हो, जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो बेटा जी, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो आप ये यूज कर सकते हो। क्लियर है इतना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक पावर है। आगे आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर के भी हमारे ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। 3 फॉर्मूले हो गए। एक पावर क्या होता है बेटा, V इंटू आई होता है। एक पावर का फॉर्मूला होता है, ये मैंने टिक का मार्क लगाया हुआ, कंफ्यूज मत हो ना। एक क्या होता है बेटा आपका I स्क्वायर R होता है, और एक क्या होता है V स्क्वायर बाई R होता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक पावर है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर ही हो गई, इसको हम U भी लिख सकते हैं, इसको हम U भी लिख सकते हैं, और इसको हम U भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क क्या होता है, एक तरह से एनर्जी होती है ना। वर्क क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट को क्या कहते हैं, टाइम के साथ कोई कितनी जल्दी काम पूरा करता है, वो तो रेट होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क क्या हो गया आपका, W हो गया। वर्क क्या हो गया बेटा आपका, W हो गया, ठीक है। ये जो हमारा अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना पावर का, वो VI यहीं से ही आता है। कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, क्योंकि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ना बेटा। तो ये हमने लिख दिया, क्योंकि वर्क क्या होती है, एनर्जी भी होती है, तो हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो वर्क की जगह हमने एनर्जी लिख दी कि कितनी एनर्जी के साथ कोई टाइम में, कितने टाइम में काम को खत्म कर पाता है। ज़्यादा एनर्जी लगाएगा ज़्यादा पावर होगी, कम एनर्जी लगाएगा कम पावर होगी, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से आपका वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, V इंटू क्यू आ जाएगा। अब जो ये V इंटू क्यू है ना, ये हम इसमें पुट कर देंगे, पावर के मेन फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो कि इसकी डेफिनेशन डिनोट करती है। तो वर्क डन की जगह पे क्या पुट करेंगे, V इंटू क्यू, और नीचे मेरे पास टाइम है ही। चार्ज का फ्लो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, करंट होता है। तो क्या आ गया आपका पावर का फॉर्मूला, V इंटू आई, जो कि हम ये यूज कर रहे थे, वो यहाँ से आया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से देखो, आप उसको अभी भूल जाओ,
उसको भूल जाओ, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे याद करना पड़ेगा तो दिक्कत होगी। पहले आप ये समझो कि पावर क्या होता है बेटा, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट को फिजिक्स में बोलते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में d/dt, ठीक है ना। रेट हो गया वो अमाउंट ऑफ, रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया, यहाँ पे ये वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्क ही एनर्जी होती है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है बेटा, वो कहता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। तो उसका हमने ये लिखा। यहाँ से हमें तो क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन की किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो W की जगह हमने क्या लिख दिया, W की जगह हमने क्या लिख दिया, V इंटू क्यू लिख दिया। नीचे क्या है आपका, टाइम है, टाइम लिख दिया। अब Q/T क्या होता है, चार्ज का फ्लो टाइम के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो क्या कर दिया यहाँ पे I कर दिया। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया आपके पास, पावर का फॉर्मूला है वो क्या बन गया बेटा आपके पास, V इंटू आई। क्या बन गया, V इंटू आई। अब हम क्या करेंगे, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करेंगे जिसमें छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। स्विचेस, घर में स्विचेस है ना, हमारे घर में स्विचेस क्या होते हैं, स्विच क्या होते हैं, it is a key in circuit to make and break the current, the electric current। मतलब स्विच क्या होता है बेटा, या तो आप स्विच ऑन करोगे तो आपके लाइट और फैन ऑन हो जाएंगे, मतलब आपने क्या किया, करंट को बना दिया, दे दिया, पास कर दिया। या आप स्विच को ऑफ करोगे, मतलब एक की है, जब ऑफ किया तो क्या कर दिया आपने, करंट को ब्रेक कर दिया, तो सॉरी लाइट भी ऑफ हो जाएगी और फैन भी ऑफ हो जाएगा। स्विचेस क्या होते हैं, की होते हैं, किसमें, सर्किट में। सर्किट में की होते हैं जो करंट को बनाते हैं और ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट को बनाते हैं और ब्रेक करते हैं, ये हमारे स्विच होते हैं। अब जो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की कुछ एप्लीकेशन भी होती है, कुछ एप्लीकेशन भी होती है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। सेफ्टी फ्यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटिंग डिवाइसेस, ये तीन क्या है आपकी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की क्या है बेटा, क्या है आपकी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की क्या है, एप्लीकेशन है। क्या है ये, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मतलब यूजेस, एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। देखो, सेफ्टी फ्यूज सबको पता है, घर में फ्यूज नाम का वर्ड सबको पता है, और मेनली सबको पता भी होगा कि ये फ्यूज है वो चेंज कैसे करना है। फ्यूज क्या होता है कि हमारे घरों में जो भी करंट आता है, जितना भी करंट आ रहा है, उसमें जो मीटर के पास है उसको क्या लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज को लगाया जाता है। ये सेफ्टी डिवाइस इसलिए कहलाती है क्योंकि हमारे घर में जैसे जितनी भी रेटिंग का करंट आ रहा है, मान लो 5 से 15 रेटिंग का करंट आ रहा है, कितने का आ रहा है, 5 से 15 एम्पियर की रेटिंग का करंट आ रहा है, तो हमने इस फ्यूज को पहले ही क्या कर दिया, मीटर के पास लगा दिया कि इन केस अगर हमारे घरों में मतलब बाहर जो पोल लगा हुआ है वहाँ से क्या आ जाए, ज़्यादा करंट आ जाए, मतलब 15 से भी ज़्यादा करंट आ जाए, तो क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा जो ये फ्यूज़ है ना, फ्यूज़, इसमें क्या होता है,
जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, जिस भी वायर का ये बना होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, कि जैसे ही रेटिंग से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आया तो ये जो फ्यूज़ की जो वायर है ना, ये वहीं पे क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अगर ये मेल्ट हो जाती है ना तो सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और सर्किट ब्रेक हो जाता है ना तो हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस हैं ना, उनके पास करंट नहीं पहुंच पाता। अब ज़्यादा करंट तो अच्छा है ना, नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जहां हमारा फ्यूज जला है वो तो ठीक है, फ्यूज चेंज हो जाएगा। अगर हम फ्यूज नहीं लगाते तो हमारे घर में जितने भी महंगे महंगे अप्लायंसेस हैं वो सारे क्या हो जाते, हमारे जल जाते। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज ने क्या किया, लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से खुद को क्या कर लिया, मेल्ट कर लिया, और घरों के सारे अप्लायंसेस को क्या कर दिया, बचा दिया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेफ्टी डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, सेफ्टी डिवाइस कहा जाता है। मेनली जो वायर होता है ना वो कॉपर निकल का होता है, और टिन लेड का भी होता है, टिन लेड का भी होता है और कॉपर निकल का भी होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना बेटा, रेजिस्टेंस तो हाई रखते हैं और मेल्टिंग पॉइंट लो रखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो रखते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या रखते हैं, लो रखते हैं, और रेजिस्टेंस क्या रखते हैं, हाई रखते हैं, ठीक है। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, सबने देखा है। बल्ब के ऊपर क्या होता है, बल्ब के ऊपर एक कांच का कवरिंग होता है, कांच का क्या होता है, कवरिंग होता है। उसके अंदर फिलामेंट होता है, फिलामेंट होता है, एक ऐसे स्प्रिंग सी होती है। जो फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन उसका बना हुआ होता है, मेटल का। टंगस्टन मेटल ही इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि टंगस्टन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज इक्वल टू 3380 डिग्री सेल्सियस। अब ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने का फ़ायदा क्या है कि वो जो पतला सा वो होता है ना हमारा स्प्रिंग सा, उसके अंदर, बल्ब के अंदर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण भी क्या होता है, वो खुद ना जल के क्या कर देता है, इतनी सी वायर ही बहुत सारी ग्लो दे देती है, बहुत सारी ग्लो दे देती है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ये टंगस्टन मेटल का बना हुआ होता है। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना आपका, और उसके इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या करते हैं, ऊपर कांच की कवरिंग करते हैं, है ना। कांच की कवरिंग क्यों होती है, कांच की कवरिंग क्यों होती है बेटा, कांच की कवरिंग क्यों होती है बताओ। कांच की कवरिंग इसलिए होती है क्योंकि जो अंदर है वो क्या भरी हुई होती है, आर्गन गैसेज भरी होती है, नोबल गैसेज भरी हुई होती है। नोबल गैस में हम आर्गन गैस का यूज़ करते हैं, इनर्ट गैसेज भरी हुई होती है। वो गैसेज इसलिए भरी हुई होती है ताकि अंदर ऑक्सीजन ना जाने पाए, ताकि अंदर ऑक्सीजन ना जाने पाए। क्योंकि जैसे ही अंदर ऑक्सीजन चली गई तो ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्साइड बना लेगा, और जो वायर है वो वहीं पे क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, वहीं पे क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। इसी वजह से कांच की जो कोटिंग होती है ना, कवरिंग होती है, उसमें क्या भरी जाती है, आपकी इनर्ट गैसें भरी जाती है, जैसे आर्गन, ठीक है ना। ताकि वो क्या कर सके, ऑक्सीजन को अंदर ना जाने दे सके। ऑक्सीजन को अंदर ना जाने का फायदा क्या है, ऑक्साइड नहीं बनेगा, और ऑक्साइड नहीं बनेगा तो जो फिलामेंट है वो खुद बर्न नहीं होगा, वो खुद बर्न नहीं होगा, मतलब जल नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप कांच की कवरिंग हटा के देखोगे, फिर बल्ब को ऑन करोगे, वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर जगह है ना हमारे एनवायरनमेंट में। तो जब कवरिंग हटा दोगे और ऑन करोगे तो वो जो फिलामेंट है वो हल्का सा जलेगा, बहुत स्लो मोशन पे देखोगे, तभी क्या हो जाएगा, वो पूरा आग जल जाएगी उसकी, और वो बल्ब क्या हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा। जो बल्ब होगा वो क्या हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है ना। आर्गन गैस भरी हुई होती है। नेक्स्ट क्या है आपका,
नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, हीटिंग एलिमेंट। अब देखो हमने ये चीज पढ़ा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या होता है बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ये होता है कि जो हीट एनर्जी होती है ना वो इतनी ज़्यादा होती है कि डिवाइसेज क्या होने लग जाते हैं, गर्म होने लग जाते हैं। तो इनका हम यूज़ भी तो कर सकते हैं, इस हीट का हम यूज भी तो कर सकते हैं। तो उसी के लिए क्या एप्लीकेशन बनाई आपके, हीटिंग एलिमेंट बनाए। जैसे हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन है, जब वो गर्म हो जाती है तो हम अपने कपड़ों को क्या कर लेते हैं, आयरन कर लेते हैं। टोस्टर है ना, ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन है, इलेक्ट्रिक गीजर है, ये सब किस पे काम करते हैं हमारे, ये सब हमारे क्या है, हीटिंग एलिमेंट है। जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं ना उनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है बेटा, हाई होती है। रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। और ये किस मेटल के बने हुए होते हैं, हमारे निक्रोम एलॉय के बने होते हैं। और जो निक्रोम एलॉय होती है ना, जो निक्रोम एलॉय होती है ना हमारी, उसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है बेटा, हाई होती है। रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। जिसकी रजिस्टिविटी हाई मतलब हीट ज़्यादा, हीट ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, हीट ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। और जब हमारी हीट ज़्यादा हो गई, जब हमारी हीट ज़्यादा हो गई तो हमें हीट ही तो ज़्यादा चाहिए, रजिस्टिविटी ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट भी ज़्यादा। और हीट ज़्यादा हो गई तो उस हीट का हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। उस हीट का क्या कर लेंगे बच्चा, हम अपने वर्क में यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये किसकी कहानी है, हमारी हीटिंग एलिमेंट की कहानी है। फिर से सुनो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारी 10th क्लास में भी आता है। जो अब हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारी 10th क्लास में भी आता है। इसकी जो एप्लीकेशन है, तीन एप्लीकेशन है, बाकी भी है। तो अभी हम ये कर रहे हैं, क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, वो उसकी एप्लीकेशन मतलब यूजेज होते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्यूज में इसका यूज़ करते हैं, हम हीटिंग एलिमेंट में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या क्या यूज़ करते हैं वो हमने पढ़ लिया। हीटिंग एलिमेंट किस मेटल के बने होते हैं, निक्रोम एलॉय के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा, निक्रोम एलॉय के बने होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब किसका बना हुआ होता है, जो उसका फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना होता है, क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। करंट जब जाता है तो इतनी पतली भी वायर बर्न नहीं होती क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है उसका, 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस इसलिए कहा जाता है, किसको सेफ्टी डिवाइस इसलिए कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज को, क्योंकि वो क्या रखता है, लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है। रेजिस्टेंस हाई रखता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो रखता है कि जिस भी रेटिंग का करंट आ रहा है घरों में, अगर उससे ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि वो मीटर के पास ही लगता है स्टार्टिंग में ही, तो वहीं पे क्या हो जाता है, वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। जो वायर होती है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब ज़्यादा करंट आने पे मेल्ट हो गया, टूट गया तो सर्किट के बीच में गैप आ गया, मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, करंट आगे पास नहीं हो सकता। सिर्फ वो खुद को ही क्या करके, बर्न करके बाकी के घरों की जितनी भी अप्लायंसेज होती है उसको क्या कर लेता है, सेव कर देता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है सेफ्टी डिवाइस कहा जाता है। एक और आता है अर्थिंग, ठीक है, एक टॉपिक और है हमारा अर्थिंग। उससे पहले हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि शॉर्ट सर्किट हो गया, शायद शॉर्ट सर्किट हो गया और दुकान जल गई, घर जल गया शॉर्ट सर्किट की वजह से। देखो क्या होता है, कोई भी हमारा ये सर्किट है, ये हमारा क्या है बेटा, सर्किट है, ये बल्ब लगा हुआ है। अब करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जो ये वायर ऐसे ऐसे जाके यूं करंट पास होके आ रहा है, अगर ये चीज यूं हो जाए, सॉरी
अभी तो क्या हो रहा है, करंट पूरा सर्किट में ऐसे पास होके फिर जा रहा है। अगर ये दो वायर पॉजिटिव और नेगेटिव वायर क्या हो जाए, आपस में यहाँ पे टच हो जाए, तो इस वायर में जो करंट जा रहा है वो क्या करेगा, इतनी दूर ना जाके, इतनी दूर से पास ना होके वो क्या कोशिश करेगा, यहाँ से ही अपना पाथ चूज करने की कोशिश करेगा। और जब यहाँ से पाथ चूज करेगा ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और करंट कितना पास हो जाएगा, इन्फिनिटी पास होगा। और करंट जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो चिंगारी बहुत तेजी से लगती है। क्यों? क्योंकि करंट इनफाइनाइट होता है उस टाइम पे। तभी ये होता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा घर जल गया, दुकानें जल गई, बड़े बड़े शोरूम जल गए, क्योंकि उस टाइम पे करंट इन्फिनिटी होता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी दूर ना जाके क्या कर लेता है, शॉर्ट पाथ चूज कर लेता है। अब शॉर्ट पाथ चूज कर लेता है, यहाँ पे क्या आ गया, करंट मैक्सिमम आ गया, इन्फिनिटी आ गया। करंट इन्फिनिटी आ गया मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया कि शॉर्ट सर्किट ने किसको पैदा कर लिया, ओवरलोडिंग को भी तो पैदा कर लिया। एक जो डिवाइस जितना बियर कर सकती है उतना करंट आए, और एक इन्फिनिटी आ गया। तो मतलब ओवरलोडिंग को जन्म कौन देती है, शॉर्ट सर्किट ही देती है। इसका एक एग्जांपल देखो, दो वायर होती है, ठीक है। पक्षी क्या होता है, एक ही वायर पे बैठता है ना, एक वायर पे जब वो बैठता है उसको कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वो आराम से झूला झूल के उड़ जाता है। लेकिन गलती से वो पक्षी ना बैठ के कोई और, जैसे बंदर बैठ गया, उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और जब बंदर बैठा तो उसका जो बॉडी है पार्ट दूसरे के टच हो गया। या पक्षी में भी ऐसा होता होगा कि दोनों टच हो जाते हैं, तो क्या होता है फिर जब टच हो जाते हैं तो वो पक्षी क्या हो जाता है, पूरा बर्न हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि जब एक ही उस पे बैठा हुआ था ना, पक्षी एक वायर पे बैठा हुआ था, तो जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव करंट जा रहा है, तो पॉजिटिव ऐसे उसके पैरों में से निकल गया। क्योंकि पॉजिटिव जो करंट होता है ना, वो शॉर्ट पाथ चूज करता है, वो नहीं जाएगा ऐसे बॉडी में से पास होके, ऐसे नहीं जाएगा, वो शॉर्ट पाथ चूज करेगा और ऐसे निकल जाएगा। अब क्या हुआ, अगर पक्षी का दूसरा हिस्सा, कोई एक हिस्सा दूसरी वायर के लग गया, तो वो यूं जाके क्यों आएगा नेगेटिव की साइड, वो क्या करेगा, यहीं से ही पास होने की कोशिश करेगा। और जब पक्षी ने क्या बना दिया, उन दोनों के बीच में कंप्लीट सर्किट बना दिया, तो उसकी बॉडी से क्या हो जाएगा, करंट पास होगा। और करंट पास हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी इतना करंट बियर नहीं कर सकती, और वो क्या हो जाएगा, पक्षी क्या हो जाता है, जल जाता है और मर जाता है। यही रीजन होता है, ठीक है। अर्थिंग आता है लास्ट टॉपिक। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है बेटा, एक सेफ्टी डिवाइस होती है। अर्थिंग भी क्या होती है, सेफ्टी डिवाइस होती है। देखो हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, सबकी मोस्टली क्या होती है, मेटेलिक बॉडी होती है। क्या होती है, मेटेलिक बॉडी आती है, ठीक है। मेटेलिक बॉडी पे कभी ना कभी क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। और जब उस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और हम फिर किसी भी, जैसे हमने फ्रिज को टच किया तो एकदम ऐसे झटका सा लगता है ना, तो अगर ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या होता है, फिर क्या होता है, हमने उसको हाथ लगाया, करंट क्या होगा, हमारी बॉडी से पास होगा। ऐसा नहीं है हमारी बॉडी बहुत अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन हमारी बॉडी में जो साल्ट होते हैं, जो पसीना होता है, जो फ्लूइड होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, वो फ्लूइड में से पास होता हुआ, लेकिन हमारी बॉडी किससे कनेक्टेड रहती है, ग्राउंड से कनेक्ट होती है। तो जो मेटेलिक बॉडी पे चार्ज एक्यूमुलेट रहता है वो हमारी बॉडी में से पास होता हुआ अर्थ में चला जाता है, क्योंकि उसको ये एक शॉर्टकट पाथ दिख रहा है अर्थिंग होने का, अपना सर्किट कंप्लीट करने का, ठीक है ना। इस वजह से ये क्या है, आपका अर्थिंग होती है। इसीलिए घरों में क्या लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है बच्चा, एक अर्थिंग डिवाइस लगाई जाती है, एक वायर लगाई जाती है, जिसमें अगर नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट आ रहा है ना, नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट आ रहा है, तो वो उस वायर के थ्रू किस में चला जाता है, हमारा अर्थ में चला जाता है। जब पूरे घर में जो सर्किट लगे होते हैं ना, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्मिनल लगे होते हैं, अब उसमें 3 पिंस आती है, एक पॉजिटिव का, एक लाइव वायर का जिसमें करंट आता है, एक न्यूट्रल वायर का जिसमें से वापस वो आता है हमारा, और एक क्या है हमारा अर्थिंग का हो गया, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक हमारा अर्थिंग का हो गया,
ठीक है ना। तो अर्थिंग वाले उस स्विच में से क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो अर्थिंग का स्विच लगा दिया, पिन लगा दी, और बाहर क्या कर दिया, एक पूरी पिन है वो है सॉरी पूरी वायर को पूरे घर में से हमने ग्राउंड में दबाया हुआ है। तो इस स्विच के थ्रू उस वायर में से करंट कहाँ चला जाता है, आपका अर्थ में चला जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को करंट नहीं लगता। ये क्या है, आपकी अर्थिंग है। जैसे आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी कि बादल फट गया, है ना, वो क्या होता है, चार्ज मतलब जब ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है उसकी वजह से ये सब होता है। उसको हम बाद में डिटेल में करेंगे, अभी जितना हमारा सिलेबस है हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर टॉपिक की जो थ्योरी है वो बहुत लेंदी है, लेकिन अब हमारे पास टाइम कम है तो हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। आज हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट है इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। आपको कुछ भी समझना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपके उसका शॉर्ट आउट कर दूंगी कि उसमें क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्या आपको समझ में नहीं आया। अगर आपको चैनल पसंद आया, कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।